नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 13 अप्रैल 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा इज टू टेक ओवर एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। देखिए दोस्तों, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होने वाला है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इनकी टेन्यूर 6 साल का होता है और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। मैक्सिमम एज जो है 65 ईयर्स तक का है, विच एवर इज अर्लियर। अगर 65 ईयर होने से उनको रिटायर होना पड़ेगा। अब देखिए, दे एंजॉय द सेम स्टेटस एंड रिसीव सैलरी एंड पर्क्स एज अवेलेबल टू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटस है, जो सैलरी है, पर्क्स अवेलेबल है, वो सब इलेक्शन कमिश्नर्स को भी मिलेगा। ऑल इलेक्शन कमिश्नर्स हैव इक्वल से इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ कमीशन। देखिए, इलेक्शन कमीशन का कोई डिसीजन है, उसमें सारे इलेक्शन कमिश्नर्स का वॉइस जो है वो इक्वल है। मतलब किसी को प्रायोरिटी नहीं है। कोई अगर डिसीजन बनाना है तो तीनों का इक्वल वॉइस होगा। Chief Election Commissioner can be removed from his office in the same manner and on same grounds as Judge of the Supreme Court। देखिए, Chief Election Commissioner को अगर रिमूव करना है तो Judge of the Supreme Court को रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर्स है वही फॉलो करना होगा। In other words, he can removed by President on the basis of a resolution passed to that effect by both houses। देखिए, अगर रिमूव करना है तो प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी प्रूव होना चाहिए। इसके बाद एक रेजोल्यूशन इनिशिएट होगा दोनों हाउसेस में, लोकसभा एंड राज्यसभा में, और वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए। राइट? इसका मतलब है ही डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ही इज अपॉइंटेड बाय हिम। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट अगर चाहे ऐसे कोई मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी वाला सीन आ गया तो एक रेजोल्यूशन पास करके इनको रिमूव कर भी सकता है। अब देखिए, एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और ए रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कोई और इलेक्शन कमिश्नर हो, रीजनल जैसे स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर हो, या कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को छोड़ के जितने इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको रिमूव करना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिकमेंडेशन है वो मैंडेटरी है। राइट? अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए आप। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटीज ऑफ द कैबिनेट। ये गलत है दोस्तों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। इलेक्शन कमिश्नर्स एंजॉय द सेम स्टेटस एंड रिसीव सैलरी एंड पर्क्स एज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंडिया। करेक्ट? ऑल इलेक्शन कमिश्नर्स हैव इक्वल से इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ कमीशन। वेरी वेरी करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू नेट जीरो टारगेट विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। स्टेटमेंट 2 and 3 गलत है। देखिए दोस्तों, व्हाट इज नेट जीरो टारगेट और नेट जीरो गोल? नेट जीरो विच इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ए कार्बन न्यूट्रलिटी डज नॉट मीन दैट ए कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स एमिशन टू जीरो। देखिए दोस्तों, नेट जीरो गोल का मतलब ये नहीं है कोई भी कंट्री इनके जो कार्बन एमिशंस है वो नील कर देगा या जीरो कर देगा। Rather, net zero is a state in which a country's emissions are compensated by absorption and removal of greenhouse gases from the atmosphere। अगर देखिए कोई कंट्री ज्यादा कार्बन एमिशंस कर रहा है तो उसको टैकल करने के लिए, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ऐसा कार्बन अब्सॉर्प्शन का या रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम एटमोस्फियर वाला जितने भी मेजर्स है वो अडॉप्ट होना चाहिए। मतलब जितने वो कार्बन एमिशंस कर रहे हैं उतना वो कार्बन अब्सॉर्ब भी करना पड़ेगा, जैसे ज्यादा फॉरेस्ट लगाने से और कई सारे टेक्नोलॉजी से। ठीक है? अब्सॉर्प्शन ऑफ द एमिशंस कैन बी इंक्रीज बाय क्रिएटिंग मोर कार्बन सिंक्स सच एज फॉरेस्ट, व्हाइल द रिमूवल ऑफ गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर रिक्वायर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी सच एज कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। देखिए, अगर कार्बन अब्सॉर्ब करना है सबसे अच्छा तरीका क्या है? फॉरेस्टेशन, ज्यादा फॉरेस्ट लगाओ। अगर आपको ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर से रिमूव करना है उसके लिए भी टेक्नोलॉजी से सच एज कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज करके टेक्नोलॉजीज पे, इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो भी किया था। दिस वे इट इज इवन पॉसिबल फॉर ए कंट्री टू हैव नेगेटिव एमिशंस। अब ये नेगेटिव एमिशंस क्या होता है? देखिए, नेगेटिव एमिशंस मतलब वो होता है, मेरा मतलब है कार्बन नेगेटिव एमिशंस मतलब वो होता है अगर कोई कंट्री ज्यादा कार्बन अब्सॉर्ब कर रहा है, वो जितने इमिट कर रहा है ना उससे ज्यादा अब्सॉर्ब कर रहा है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एमिशंस। राइट? ए गुड एग्जाम्पल इज भूटान
विच इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज कार्बन नेगेटिव बिकॉज इट अब्सॉर्ब्स मोर देन इट एमिट्स। ठीक है, भूटान एक कंट्री इंडिया के नॉर्थन साइड में है, आपको पता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट से भूटान बॉर्डर शेयर करता है। उस कंट्री में कार्बन एमिशंस जो है कम है, पर कार्बन अब्सॉर्प्शंस जो है ज्यादा है। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट्स। इट इज अ स्टेट इन विच अ कंट्रीज एमिशंस आर कॉम्पनसेटेड बाय अब्सॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर। वेरी करेक्ट, मैंने अभी आपको समझाया। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज कार्बन न्यूट्रलिटी। करेक्ट, मीन्स दैट ए कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स एमिशन टू जीरो। ये गलत है दोस्तों, मैंने आपको बोला कि कंट्री वुड नॉट ब्रिंग डाउन इट्स एमिशन टू जीरो। ठीक है, एमिशन को जीरो नहीं करना है, जितना वो एमिशन कर रहा है उतना आपको अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, बेसिकली बैलेंस होना चाहिए। नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैव नेगेटिव एमिशंस, दैट इज अब्सॉर्प्शन एंड रिमूवल एक्सीड द एक्चुअल एमिशंस। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया भूटान के बारे में। तो आंसर इज ऑप्शन ए, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडवांस्ड एंटिक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन सी, 1 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, गोवन गवर्नमेंट ने एडवांस्ड एंटिक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव्स एंड आर्कियोलॉजी के द्वारा। राइट, इट क्लेम इट वाज फर्स्ट सच सिस्टम इन द कंट्री फॉर स्टोरेज ऑफ एंटिक्विटीज। ये हमारे देश में ऐसा पहला सिस्टम है एंटिक्विटीज को स्टोर करने के लिए। एंटिक्विटीज मतलब क्या है? देखिए, एंटिक्विटीज मतलब पुराने ऑब्जेक्ट्स होता है जिसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। देखिए, हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कई सारे पुराने एंटिक्विटीज जिसमें हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, इस तरह की एक्सकेवेशन करके कई ऑब्जेक्ट्स निकालते हैं, उसको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, और कंसर्न स्टेट्स भी जब ऐसा कोई आइटम्स मिलता है उसको प्रिजर्व किया जाता है कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा। जैसे गोवा में डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव्स एंड आर्कियोलॉजी है। ठीक है, तो गोवन गवर्नमेंट ने क्या किया, इस तरह की जो एंटिक्विटीज को स्टोर करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। बेसिकली ये सिस्टम एक सॉफ्टवेयर लिंक्ड सिस्टम है। देखिए, for use of storage of various objects. When an antiquity is searched on the screen, the trays concealed inside the system move like a Ferris wheel, and tray bearing the antiquity searched opens for the user to view the object. The screen provides information about the object. Basically ये कैसा होगा, अगर किसी को कोई एंटिक्विटी देखना है, एक कंप्यूटर स्क्रीन रहेगा, इसमें पूरा डिटेल्स होगा। जो एंटिक्विटी आपको देखना है उसको क्लिक करो, मतलब वही एंटिक्विटी आपको सर्च करना पड़ेगा जो उस सिस्टम में या उस म्यूजियम में अवेलेबल है, उसको आप सर्च कर लो और जो एंटिक्विटी आपको देखना है उसमें क्लिक कर लो। क्लिक करने से क्या होगा, वो सिस्टम ऐसा एक सिस्टम है, इसमें कई सारे एंटिक्विटीज इस तरह प्रिजर्व किया हुआ है। ये एक व्हील की तरह रोटेट होके आप जो एंटिक्विटी को सर्च किया होगा ना, ये ऐसे रोटेट होके आपके सामने आ जाएगा एक ग्लास ट्रे के अंदर। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो। अगर उस एंटिक्विटी के बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोई छुएगा नहीं आइटम को और अच्छी तरह प्रिजर्व होगा, और जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो देख भी सकते हो। इसको बोलते हैं एडवांस्ड एंटिक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम। राइट, तो ये देश का ऐसा पहला सिस्टम है और सबसे पहले लाया है गोवन गवर्नमेंट ने। अब देखिए, इट इज ए सॉफ्टवेयर ड्रिवन ऑटोमेटेड स्टोरेज यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ वेरियस एंटिक्विटीज। वेरी वेरी करेक्ट। केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट to have rolled out advanced antiquities management system। गलत है, गोवा है। This is the first such system in the country for storage of antiquities। Very very correct। So answer is option C, 1 and 3। Question number 4, consider the following statements regarding municipal bonds which are correct। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, म्युनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में, दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज मुनी बॉन्ड्स। द अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड एजेंसीज इशू दिस बॉन्ड्स। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, म्युनिसिपल बॉन्ड्स नाम से आपको पता चल गया होगा, ये म्युनिसिपैलिटी से आप रिलेट कर सकते हो। अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड एजेंसीज सच एज कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज, ये बॉन्ड्स इशू करते हैं। देखो, दे आर इशूड व्हेन ए गवर्नमेंट बॉडी वांट्स टू रेज फंड्स फॉर प्रोजेक्ट्स सच एज इंफ्रा रिलेटेड। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट है उसके लिए कोई अर्बन लोकल गवर्नमेंट के पास पैसे कम पड़ रहा है तब इस तरह की बॉन्ड्स इशू करते हैं। ठीक है, जैसे रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, स्कूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप देखिए, जब बॉन्ड्स इशू करते हैं कोई भी बॉन्ड्स को खरीद सकता है, इस तरह फंड्स रेज कर सकता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। Securities and Exchange Board of India (SEBI) circulated detailed guidelines in 2015 for urban local bodies to raise funds by issuing municipal bonds। अब देखिए, SEBI जो है हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने 2015 में ही डिटेल्ड गाइडलाइन इशू किया है कैसे कैसे म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशू करना है, नहीं करना है, ये सब। म्युनिसिपल बॉन्ड्स एक्सिस्ट इन इंडिया सिंस द ईयर 1997।
बैंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द फर्स्ट अर्बन लोकल बॉडी। देखिए सबसे पहले म्युनिसिपल बॉन्ड इश्यू करने वाला सिटी कौन सा या बैंक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सा है, बैंगलोर है 1997 में। अब सेबी के गाइडलाइंस देख लीजिए। ए म्युनिसिपैलिटी शुड मीट द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर कोई म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशू करना चाहते हो तो? द म्युनिसिपैलिटी मस्ट नॉट हैव ए नेगेटिव नेटवर्थ इन द ईच ऑफ 3 प्रीवियस ईयर्स। देखिए ये जो म्युनिसिपैलिटी का नेटवर्थ है वो अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं बिल्कुल कम है, इनकी जो रेवेन्यू है वो नेगेटिव में जा रहा है, तब नहीं होगा। म्युनिसिपैलिटी मस्ट हैव नॉट डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड लोन्स अवेल फ्रॉम द बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन द लास्ट ईयर। देखिए कोई भी म्युनिसिपैलिटी, देखिए वैसे म्युनिसिपैलिटीज जो है एनबीएफसी से, बैंक से लोन्स अवेल करते हैं, ठीक है, तो इसका रीपेमेंट के लिए कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कम से कम लास्ट 1 ईयर में। तो ये सब क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए अगर किसी म्युनिसिपैलिटी को म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशू करना है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, म्युनिसिपल बॉन्ड्स इन इंडिया एंजॉय टैक्स फ्री स्टेटस इफ द इन्वेस्टर्स adhere टू रूल्स एंड द इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स ऑन हाउ द मार्केट्स है। तो बेसिकली यही समझिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स जो है टैक्स फ्री है इंडिया में, राइट। अब हमारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए। म्युनिसिपल बॉन्ड्स आर इशूड व्हेन ए गवर्नमेंट बॉडी वांट्स टू रेज फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, करेक्ट। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द फर्स्ट अर्बन लोकल बॉडी, गलत, बैंगलोर है। इन इंडिया इंटरेस्ट रेट्स जनरेटेड ऑन म्युनिसिपल बॉन्ड्स आर एक्सेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन, वेरी वेरी करेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विच आर करेक्टली मैच्ड। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। चारों ग्लेशियर्स का लोकेशन करेक्ट लिखा है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला दोस्तों, ये जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है सबसे पहला जो लिखा है जो अंटार्कटिका में है वो काफी न्यूज में आया था। देखिए सप्लाई ऑफ वार्म वाटर टू अंटार्कटिका's थ्वाइट्स ग्लेशियर इज ऑल्सो नोन एज द डूम्सडे ग्लेशियर इज लार्जर देन प्रीवियसली थॉट। देखिए दोस्तों ये जो डूम्सडे ग्लेशियर है, एक्चुअल नाम है थ्वाइट्स ग्लेशियर, ये करीब 120 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। अब इसकी जो मेल्टिंग है, आपको पता है काफ़ी सारे ग्लेशियर्स जो अंटार्कटिका में हैं वो मेल्टिंग का थ्रेट में है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और देखिए कई सारे रीजंस है, ये जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है उसकी जो मेल्टिंग रेट है वो ज़्यादा हो गया, इसलिए न्यूज़ में आया था। ट्रिगरिंग कंसर्न्स ऑफ फास्टर मेल्टिंग एंड एक्सेलरेटिंग आइस फ्लोयर रिस्क फॉर ग्लोबल सी लेवल्स। देखिए ये जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है ना, अगर वो पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा तो ग्लोबल सी लेवल्स अफेक्ट हो सकता है। उतना बड़ा ग्लेशियर है, इतना ज्यादा पानी हो ग्लेशियर के अंदर। थ्वाइट्स इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू वार्म एंड सॉल्टी ओशन करंट्स ड्यू टू इट्स लोकेशन एंड शेप। आप देखिए जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है अंटार्कटिका में, दे आर सेंसिटिव टू वार्म एंड सॉल्टी ओशन करंट्स। उस एरिया में, उस ज्योग्राफिकल लोकेशन में वार्म ओशन करंट्स आता है और सोल्टी ओशन करंट्स आता है, जिसकी वजह से ये ग्लेशियर बहुत जल्दी मेल्ट हो रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम रिसर्चर्स वर एबल टू टेक मेजरमेंट्स बीनीथ इट विद द हेल्प ऑफ एन uncrewed submarine called RAN that made its way under the glacier front। देखिए रिसेंटली रिसर्चर्स ने ये जो एक्चुअल प्रॉब्लम हो रहा है जो थ्वाइट्स ग्लेशियर के साथ, इसकी मेजरमेंट लिया है, इसकी मेल्टिंग रेट क्या है, वो सब रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था, इसलिए ज़्यादा न्यूज़ में था। तो एक सबमरीन उन्होंने यूज़ किया था जो अनक्रूड था, कोई क्रू नहीं था सबमरीन में, ऐसे ही भेज दिया था, वो ऑटोमेटिकली पूरे डिटेल्स कलेक्ट करके आया। उस सबमरीन का नाम है RAN, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में नहीं तो कोई पीसीएस लेवल के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है सबमरीन का नाम भी, ठीक है। तो RAN सबमरीन ध्यान दीजिएगा जो अंटार्कटिका में गया था थ्वाइट्स ग्लेशियर के बारे में पढ़ाई करने के लिए। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट। वैसे दोस्तों जितने भी और ग्लेशियर्स के नाम इधर लिखा है ना वो सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है, जैसे लैम्बर्ट ग्लेशियर अंटार्कटिका में है, पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर अर्जेंटीना में है, फूट वैंगलर ग्लेशियर टांजानिया में है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे अर्जेंटीना टांजानिया जैसे ट्रॉपिक्स या नियर टू ट्रॉपिक्स कंट्री में कैसे ऐसे ग्लेशियर आ गया। देखिए उधर के बड़े बड़े माउंटेन्स हैं ना, जैसे टांजानिया में तो माउंट किलिमंजारो आपने सुना होगा, किलिमंजारो माउंटेन के ऊपर है, समिट के ऊपर है, वैसे ये फूट वैंगलर ग्लेशियर, प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, रेफ्रिजरेशन इज ए प्रोसेस विच, आंसर इज ऑप्शन सी, स्लोस डाउन द बैक्टीरियल ग्रोथ। देखिए कोई भी एक फूड आइटम के अंदर बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ने से फूड आइटम्स जो है खराब हो जाता है कि नहीं। अब फ्रिज में अंदर रखने से क्या होगा, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगा, इसलिए चीजें खराब होने में टाइम लगेगा। वही काम करते हैं फ्रिज जो है, ठीक है, लो टेम्परेचर में रख के बैक्टीरियल ग्रोथ को स्लो डाउन करते हैं। ऐसा नहीं कि महीने सालों तक फ्रिज के अंदर कोई भी फूड आइटम को रखो वो खराब नहीं होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ स्लो होगा, बिल्कुल इनएक्टिव नहीं होगा, राइट। आज का क्वेश्चन देख लीजिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव मोर देन 1 कैपिटल। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा मेरी वीडियो से। अगर ऐसा है तो दोस्तों मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बता दीजिएगा इस वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ इट्स ए रिक्वेस्ट, लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाएगा। आप जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रिकमेंड करेंगे। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।